सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बुरहान तो नहीं इसके कायल, कोशिश कर रहे हैं तो उनको हम रोकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। हम देख रहे हैं कि काफ़ी हालात खारजी सतह पर तो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जो मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान की वो खासी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत बड़े दावे भी कर रही है, अभी तक वादे भी कर रही है और अच्छे दिनों की नवीद भी सुना रही है और ये कह रही है सब्र का दामन थाम लें, हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। काबीना का इजलास होता है, फवाद चौधरी साहब मीडिया ब्रीफिंग के लिए आते हैं, वही दोबारा बातें करते हैं, जो मुल्क का पैसा है वो लेकर आएंगे, प्ली बार्गेन का ऑप्शन मौजूद है। आज भी कुछ इस तरह की बातें की गई। एमनेस्टी स्कीम की भी बात जो की जा रही थी उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स तो अभी तक नहीं दी गई हैं। अलबत्ता कल हमाद अजहर साहब ने ये कहा था कि ये वो एमनेस्टी स्कीम नहीं है जो पिछली हुकूमतें लेकर आती रही हैं। पहले अपना काला धन सफ़ेद किया जाता था, अब वो काला धन सफ़ेद नहीं किया जा सकेगा, बल्कि बाहर से पैसा लाकर उसे सफ़ेद किया जाएगा ताकि पैसा मुल्क में आए और मुल्क में इस्तेमाल हो, ताकि मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिले। ज़रा फवाद चौधरी साहब की आज की गुफ्तगू में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि एक ही रात में हिल मेटल से 42 करोड़ रुपए नवाज शरीफ को भिजवाए गए। ये जो अब आगे तफसीलात आएंगी उससे सबकी नींदें उड़ जाएंगी। अब ये मामलात नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत तक महदूद नहीं रहे हैं, ये कहना फवाद चौधरी का। वो ये कहते हैं कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी काबीना के अरकान भी इन तमाम तर मामलात में मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक ये जो तमाम तर इन्वेस्टिगेशन हुई है ये हमारे दौर की नहीं है, ये हमारे इक़्तिदार में आने से पहले की है। उन्होंने ये भी कहा कि नैब वाले पहले ही मुझसे नाराज़ हैं, सबके साथ एक जैसा सलूक नहीं हो रहा, हुकूमत तब्दील हुई है लेकिन निज़ाम तब्दील नहीं हुआ है। फिर कुछ हमने देखा कि सदारती निज़ाम की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। लगता तो कुछ ऐसा है कि हुकूमत भी इसकी कायल नहीं है, हुकूमत इसकी मुखालिफ नज़र आती है। लेकिन बार बार ये बात क्यों होती है? सदारती निज़ाम के आखिर कौन लोग हामी हैं, कौन सदारती निज़ाम लेकर आना चाहते हैं? आखिर सदारती निज़ाम में ऐसी बात है क्या कि इससे किसी को कोई फ़ायदा हो सकता है? इस तमाम तर सूरत पर हम बात करेंगे। वेलकम कहते हैं हमारे साथ मौजूद नज़ीर लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपका वक्त देने के लिए। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यास फतियाना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। लगारी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लगारी साहब, आखिर बड़ा सिंपल मैं सवाल आपसे करना चाहूँगी, सदारती निज़ाम है क्या? क्यों हुकूमत अगर हुकूमत बदलना चाहती है पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में, तो क्यों? एक तो ये कि वफाकी सदारती निज़ाम जो है वफाक में इस तरह से नहीं चल सकता है जिस तरह से हमारे यहाँ हुक्मरान चाहते रहे हैं। हमारे हुक्मरानों ने माजी में 4 बड़े तजर्बात किए और उन 4 बड़े तजर्बात में तबाही की बुनियाद रखी गई। पहला सदारती निज़ाम अयूब खान ने लाए, अगरचे उसके पहले सदर इस्कंदर मिर्ज़ा थे, लेकिन वो ऐसे बाख्तियार सदर नहीं थे जिस तरह से फिर अयूब खान हुए। फिर अयूब खान के बाद जो है वो याह्या खान है, तो इन्होंने तो मुल्क ही तोड़ दिया और बुनियादें अयूब खान के दौर में पड़ चुकी थीं। फिर उसके बाद ज़िया-उल हक का सदारती निज़ाम वो इतना एब्सलूट सदारती निज़ाम था कि जिससे कोई लोग सांस नहीं ले सकते थे। फिर मुशर्रफ का सदारती निज़ाम, इसने आकर जिस तरह से अपना 17वीं तरमीम के ज़रिए सारा कुछ ले लिया था और MMA के मुजाहिदीन और बड़े बड़े उलमाए कराम ने जिस तरह से दस्तबस्ता होकर मुशर्रफ का नाम भी डाल दिया था उसमें आइन के अंदर। उसके बाद के तजर्बात ये बताते हैं कि लूला लंगड़ा जमहूरी निज़ाम, सियासी निज़ाम जो है वो हमेशा किसी न किसी तरह से बहुत पाबंद होकर चलता रहा है और उन्हें बहुत ज़्यादा अख्तियारात नहीं तो जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या इसे ये समझा है कि जो आमिरों के दौर हुकूमत था
उसी को हम कह सकते हैं कि सदारती दौर था वो? नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी ख्वाहिश थी। अमेरिका में सदारती निज़ाम है और फ्रांस में सदारती निज़ाम है। दो मुल्क ऐसे हैं जो मिसाल के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। लेकिन हमारी जो खासियत है वो पार्लिमानी, इस पूरे रीजन के अंदर इंडिया में पार्लिमानी निज़ाम है और पहले वहाँ तजर्बा होता रहा श्रीलंका में, कभी पार्लिमानी निज़ाम, कभी सदारती निज़ाम। इसी तरह से बांग्लादेश में तजर्बात हुए, कभी सदारती निज़ाम, कभी पार्लिमानी निज़ाम। नेपाल में तजर्बात हुए, कभी जो है एब्सोल्यूट मोनार्की थी, फिर उसके बाद पार्लिमानी निज़ाम आया। तो पार्लिमानी निज़ाम जो है वो हमारे जैसे ममालिक के अंदर सूट करता है और डाइवर्सिटी को जो है वो यूनिटी में लाता है। हमारे यहाँ एक वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम ही इस मुल्क के अंदर चल सकता है। सदारती निज़ाम जिसके अंदर एब्सोल्यूटिज्म हो वो आगे जाकर खराबियां पैदा करती है, इतनी संगीन खराबियां पैदा करती है कि फिर उनकी इस्लाह नहीं हो सकती है। उनकी इस्लाह में फिर कई डिकेड लग जाते हैं, कई अशरे लग जाते हैं, लेकिन वो निज़ाम ठीक नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जानती है और हुकूमत ने आज तो वाज़े कर दिया है कि जी हम सदारती निज़ाम नहीं चाहते और उस मुल्क के लिए भी सदारती निज़ाम ठीक नहीं है। आज आसिफ जरदारी साहब नैब में थे, वहाँ भी उन्होंने भी यही कहा कि सदारती निज़ाम वो नहीं चाहते। मेरा ख्याल है PMLN भी सदारती निज़ाम के हक में नहीं है। तो फिर कौन चाहता है सदारती निज़ाम? जरा मैं आपकी इसी बात से सवाल निकल रहा है सर, तो मैं जरा रियाज फतियाना साहब से पूछ लूँ। रियाज फतियाना साहब, हुकूमत भी नहीं चाहती, अपोजिशन भी नहीं चाहती, फिर ये चाहता कौन सदारती निज़ाम? देखें, गुजारिश ये है कि मौजूदा आइन के मुताबिक निज़ाम हुकूमत पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत है और ये बड़ा वाज़ेह है कि ये निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम होगा। इसको तब्दील करना है अगर है किसी ने तो फिर नया आइन बनाना होगा और इस मौजूदा हालात में एक मुत्तफ़क़ा आइन बनाना बहुत मुश्किल काम है। मेरा उसके लिए 2/3 अक्सरियत भी चाहिए। इस हिसाब से हुकूमत के पास पोजीशन भी तो नहीं है ना। और हाँ, ऑब्वियसली 2 आइन है ना, आइन में तरमीम तो एक तरह से नया आइन बनेगा ना, क्योंकि एक निज़ाम बड़ा वाज़ेह है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगा। इसको अगर आपने सदारती निज़ाम हुकूमत में बदलना है तो फिर आपको एक नई आइन चाहता कौन है? सवाल तो मेरा सर ये था ना, चाहता कौन है ये? मेरा ख्याल एक मफरूज़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कभी कभी कोई ना कोई अफवाह फैल जाती है, सोशल मीडिया पे आ गई, कभी मीडिया पे आ गई, तो मैं महसूस नहीं करता कि संजीदा गुफ्तगू कहीं भी हुई है। वज़ीर आज़म जब आए थे कराची तो उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें कही थी और ये बातें कुछ लोग, कुछ वज़रा, कुछ हामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहीं ना कहीं करते हुए नज़र आते रहते हैं। देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि PTI के प्लेटफार्म पर किसी भी सतह पर मेरे इल्म में नहीं है कि कभी आज तक किसी एजेंडा में ये बात रखी गई हो या इस पर कोई गुफ्तगू हुई हो। ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक अपोजिशन का तल्लुक़ है तो वो भी कह रही है, जब हुकूमत अपोजिशन तमाम जमातें ये कह रही हैं कि ये पार्लिमानी निज़ाम ही मुल्क और कौम के लिए फ़ायदा मंद है, क्योंकि सदारती निज़ाम में सारे इख्तियारात एक हाथ में मुर्तकिज़ हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और एक हाथ में सारे इख्तियारात मुर्तकिज़ करने के हमें बहुत सारे तजर्बात और नुकसानात माजी में हो चुके हैं। पाकिस्तान की यकजहती को ख़तरा पैदा हो गया था। इन हालात में बार बार तजर्बात करने का ना टाइम है, ना मौका है, ना ज़रूरत है। बिल्कुल सही। बाबर डोगर साहब, होता ये सदारती निज़ाम जब आता है तो वहाँ से आता है जहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है, उसी सूबे के पास आता है। तो सूबे अगर देखा जाए आबादी के लिहाज से तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। लेकिन अगर मैं पंजाब की सियासत की बात करूँ तो यहाँ पर हम बड़े पैमाने पर कुछ तब्दीलियाँ देख रहे हैं खासे अरसे से। अभी हमने देखा कि 8 महीने में ये दूसरे या तीसरे IG हैं जिनको तब्दील किया गया। ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियों की बाज़गश सुनाई दे रही है। पंजाब की सियासत में क्या हो रहा है? क्या इस तरह की बातें होना, क्या पंजाब से कोई हवा चलना शुरू हुई है? क्या बताएंगे आप, अंदरूनी कहानी क्या है? समैया, पंजाब की अगर आप गवर्नेंस की बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पंजाब हमेशा गवर्नेंस में और एडमिनिस्ट्रेशन में दूसरे सूबों से आगे रहा है। चाहे आप 1999 से 99 देखें या खालिद मकबूल या मुशर्रफ का जो पीरियड था वो देख लें, चौधरी परवेज़ देख लें या शहबाज शरीफ के 10 साल देख लें। एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से पंजाब हमेशा दूसरे सूबों के लिए मिसाली रहा है। पिछले 8 महीने से जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन का शदीद फुकदान है, गवर्नेंस नज़र नहीं आ रही कोई। और बार बार आपको ये चीज़ें सामने आती कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट के साथ ताउन नहीं कर रही, या वही गेट्स लगा दिए गए, वही ऑफिसर्स लगा दिए गए, चाहे वो पुलिस वाले हैं या चाहे वो सिविल ऑफिसर्स हैं जो कि शहबाज शरीफ के लॉयल थे।
ऑफ कोर्स पंजाब में 10 साल शहबाज शरीफ की हुकूमत रही है और जाहिर बात है कि 10 साल ब्यूरोक्रेसी जो थी वो जिन्होंने उनके साथ काम किया था, तो अब जब एक नई पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आई है तो एकदम दूसरी साइड पर स्विच ओवर होने में थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो पीटीआई जो देखने वाली चीज़ है, लास्ट टाइम जो इमरान खान लाहौर आए उन्होंने जब मीटिंग की थी तो उसमें वज़रा ने और सीएम ने इन्होंने कंप्लेंट की थी कि ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं मान रही, बल्कि सीएम ने तो यहाँ तक कहा कि ज़्यादातर ऑफिसर वो हैं जो मैंने खुद नहीं लगाए, यहाँ वो तो मुझे या तो अथॉरिटी दें अफसरान लगाने की। तो इस पे इमरान खान ने उनसे कहा कि ठीक अब आप अपनी मर्जी के ऑफिसर लगाएं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करें, गवर्नेंस को बेहतर करें। तो अब सीएम जो है वो अपनी मर्जी की उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की है, अपनी मर्जी का उन्होंने लेकिन उसके बावजूद क्यों ऐसा लग रहा है बाबर कि अपनी मर्जी के लोग मिल नहीं पा रहे जो उनकी मर्जी के मुताबिक चल सकें? हालांकि इस मर्जी के कानून की, इस मर्जी के निज़ाम की तो हुकूमत खुद मुखालिफ थी। समैया जो एडमिनिस्ट्रेशन का मंबा या माखिज होता है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस हुआ करता है और चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है वही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। मैंने 20-22 साल में जो मैंने देखा है किसी ऑफिसर की ये जरूरत नहीं है कि वो सीएम के ऑर्डर ना माने, अहकामात ना माने। ऑफिसर तो एक ट्रांसफर की मार है। कल जो बंदा होम सेक्रेटरी था आज उसको कह दिया कि जाके एस्टेब्लिशमेंट में रिपोर्ट करो, वो चला गया वहां पर। मसला ये है कि डिलीवरी और गवर्नेंस सीएम ने खुद करनी है। सीएम एक नए आदमी है, जहां तक मेरा उनसे इंटरेक्शन है मुझे ये पता है कि वो उनको गवर्नेंस नाम का पता ही नहीं है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं पता। तो असल इशू ये है कि सीएम जो है वो टाइम ले रहे हैं, वहां पर फाइलों का जो अंबार लग रहा है वो सीएम सेक्रेटेरिएट में लग रहा है, डिसीजन मेकिंग में जो डिले हो रहा है वो सीएम ऑफिस से हो रहा है। तो इनफैक्ट जो पीटीआई को मानने वाली चीज़ है, जो मानना पड़ेगी वो ये है कि सीएम एक वीक आदमी है, एक कमज़ोर आदमी है, डिसीजन मेकिंग वीक है, उसकी डिसीजन मेकिंग नहीं है और वो सारी चीज़ ट्रिकल डाउन होकर नीचे तक जा रही है। सेक्रेटरीज जो है उन्होंने अल्टीमेटली हर फाइल में सीएम ऑफिस जाना, वहां से वापस आना है। जब सीएम ऑफिस से वापस ही नहीं आएगी तो चीजों में डिले होगा। तो यही डिले सामने आ रहा है। असल चीज जो है वो है कि सीएम जो है वो डिसीजन मेकिंग बेहतर करें, वो यहाँ कोई बेहतर सीएम लेके आए, ये सीएम अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर करें। जब तक सीएम ऑफिस अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं करेगा नीचे डिलीवरी नहीं होगी, जो मर्जी कर लें। तो इनफैक्ट अफसरान की गाड़ पिछाड़ जितनी मर्जी कर लें, जब तक ऊपर से जो मंबा है, जो माखिज है वो ठीक नहीं होगा, नीचे कुछ चेंज नहीं होगा। चलिए ये तो आप बात करें लगाई साहब, लेकिन वजीर आजम तो कहते हैं बुज़दार साहब को कि ये तो वसीम अकरम है, और फिर बुज़दार साहब की कल की गुफ्तगू भी आपने सुनी होगी, कहते हैं वजीर आला तो वजीर आला होता है, वो हो या ना हो। जिस तरह से इमरान खान साहब को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो कैसे वजीर आज़म बन गए और बुशरा बीबी उनको बताती, इसी तरह उस्मान बुज़दार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे वज़ीर आला बन गए। तो अभी तो ये समझने का अमल है, पता नहीं कब तक ये सूरत हाल को समझने में लगाते हैं। समझ में दोनों को नहीं आ रहा है। पंजाब की गवर्नेंस के ख़राब होने का मतलब क्या होता है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस जो है वो ख़राब हो गई है और आपका सिस्टम नहीं चल रहा है। और जिस सिस्टम की वो बात कर रहे थे वो फेडरल प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात नहीं कर रहे थे, वो ये करते कि जिस निज़ाम में वो चल रहे हैं, जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है, एक नीम करप्ट कबायली निज़ाम, एक नीम जागीरदाराना निज़ाम वो भी करप्ट, एक नीम सरमायादार निज़ाम वो भी करप्ट, एक नीम और टोटल करप्ट किस्म का निज़ाम है। और उसके अंदर लोग जो हैं अपने अपने तजर्बे कर रहे हैं और कुएं से उसको नहीं निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे का पूरा पानी खराब है। असल में उसको नहीं निकाल पा रहे हैं, सारे कोशिश करके भी उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए सबके सब परेशान हैं, हाँप रहे हैं, पसीना बह रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। गवर्नेंस कोई नहीं कर रहा है और ये जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, लेकिन इनमें से किसी के अंदर सियासी विल नहीं है और उनके अंदर किसी के अंदर भी किसी फरीक में भी ऐसी कोई ऐसा जज्बा नहीं है, कोई आज़म नहीं है, कोई हौसला नहीं है कि इस सिस्टम को तब्दील करें। इसलिए कि स्टेक्स हैं सबके, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के भी स्टेक्स हैं इसके अंदर, सियासतदानों के भी स्टेक्स हैं इसके अंदर, और माफ कीजिएगा जुडिशरी के भी स्टेक्स हैं इसमें। सारे के सारे अपने स्टेक्स लेकर बैठे, मीडिया के भी स्टेक्स हैं, वो सारे के सारे इस सिस्टम को बचाने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा है, हाँप रहा है। और सिस्टम भी और सिस्टम को चलाने वाले सब हाँप रहे हैं और सबके पसीने बह रहे हैं, लेकिन सिस्टम को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। चेंज करने का मतलब रिवोल्यूशन होगा, इनकलाब होगा, और फिर इनकलाब जब आता है तो हर चीज को
बिल्डोज करता हुआ निकल जाता है। और इनकलाब ऐसे आया भी नहीं करता। फतियाना साहब, क्या वजह क्या है जब खुद फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं आके कि बात तो निज़ाम की है, निज़ाम ही ठीक नहीं है, तो निज़ाम तो आप लोगों ने ठीक करना है, कहाँ से शुरुआत होगी? शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। सिर्फ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, प्री बार्गेन का ऑप्शन देने से, चोर डाकू करने से तो निज़ाम ठीक नहीं हो जाएगा। देखें जनाब, नज़ीर लगारी साहब पाकिस्तान के बड़े माया नाज तजिया नगार हैं, मेरे दिल में इनके लिए बहुत एहतराम है, लेकिन इनकी ज़्यादातर गुफ्तगू मफरूज़े की बुनियाद पर है कि गवर्नेंस नहीं है, पता नहीं है वो वज़ीर आला हैं, पता नहीं है वज़ीर आज़म। ऐसी बात नहीं है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और वज़ीर आला पंजाब का जो उन्होंने ज़िक्र किया, ऐसी बात नहीं, हर लिहाज से बहुत दाना समझदार शख्सियत हैं और वो बड़ा निज़ाम को सही चला रहे हैं। एक हफ़्ता फ़ाइलें रुकी हैं जब उनके वालिद मोहतरम बीमार होकर वफ़ात पा गए थे, अदरवाइज़ हर चीज़ स्पीड के साथ हो रही है, काम हो रहे हैं और आवाम को गवर्नेंस दी जा रही है। जहाँ तक मुल्क में करप्शन का तल्लुक़ है वो पिछले दौर की विरासत मिली है। जहाँ तक कमज़ोर मेशत का तल्लुक़ है, कर्ज़ों का वजूहात हैं, महंगाई की वजूहात हैं, वो सब तसलसल है जो पिछले 50-60 सालों की नाकस पॉलिसियों का रद्द-ए-अमल है। अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और कौम को हम बंद गली से निकाल के एक वसी मैदान की तरफ ला रहे हैं। आज पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी वक़ार तो ज़रूरी नहीं है कि वज़ीर आज़म आके आवाम को एतमाद मिले, उनको बताएं कि आखिर जिस तरह 100 दिनों का टारगेट आप लोगों ने खुद सेट किया था, अभी भी कोई टारगेट सेट कर लेना कि कितने महीने या कितने साल, 1, 2, 3 साल लगेंगे कि इस महंगाई के अजाब से, इस ख़राब मईशत से मुल्क निकल जाएगा। अवाम सह रहे हैं, अवाम पिस रहे हैं, कोई और नहीं पिस रहा। जी ऐसी बात नहीं है, मैं समझता हूँ वो शुरुआत हैं सारे मामलात की। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ हुकूमत को, 5 साल का आवाम का मैंडेट हासिल है। शुरुआत इतनी खतरनाक है तो अंजाम क्या होगा? इतनी ज़बरदस्त किस्म की महंगाई है, अभी तो रमज़ान भी नहीं आया। जी हुकूमत देखें जब आई है तो ख़जाना अंदर से खाली था, 30,000 अरब रुपए कर्ज़े का बोझ था, 6,000 अरब रुपया तकरीबन हर महीने हमें कर्ज़ा वापस करना है। अगर हम ना करते डिफ़ॉल्ट में चले जाते, मजबूरन कुछ और कर्ज़ा लेना पड़ा था कि पिछला कर्ज़ा लौटाया जाए, वरना मुल्क डिफ़ॉल्ट में चला जाता। ये सारी मजबूरियाँ हैं। बाहर तेल की कीमतें दुनिया में बढ़ गई। पिछली हुकूमत को तो मज़े थे कि तेल की कीमतें कम थी, तेल की कीमतें बढ़ने से सारी इंपोर्ट्स महंगी हो गई। डॉलर इसलिए महंगा हुआ कि ख़जाना बिल्कुल खाली था। ये जब मैशत कमज़ोर होती है, विरासत में मिली, उसके असरात तो निकलने थे। अब ये पहले सारे मसनूई गोरख डॉलर तो अभी मजीद महंगा होगा ना, क्योंकि IMF से आप लोगों ने ना करते करते तो हाँ कर लिए ना। नहीं। अब वो IMF जिसके पास आप लोग जाने के लिए तैयार नहीं थे, 8 महीने बाद उसकी तमाम शराइत मानने को तैयार तो हो गए ना सर। जी मेरी बात सुने, IMF कोई इतना का हवा नहीं है, दुनिया का एक इदारा है। पाकिस्तान पहले भी उससे कर्ज़े ले चुका है और उसका प्लस पॉइंट ये है कि उसका कर्ज़ा इंतहाई लो मार्कअप पे है। बजाय आप दुनिया के दूसरे मुल्कों से 4-5% मार्कअप पे कर्जे लें, अगर IMF से आप 0% अभी तक तो तफसीलात दी नहीं है वज़ीर ख़जाना ने, इसका कोई नुकसान नहीं है। अभी तक तफसीलात तो दी नहीं है या दे दी IMF पर? बात नहीं है, नहीं जी, कोई चीज़ खुफिया नहीं होगी, जो कुछ होगा अवाम के सामने होगा। हम हर चीज़ ओपन लेकर आएंगे। वैसे भी आइन के आर्टिकल 19A के तहत कोई चीज़ खुफिया रखी जा भी नहीं सकती है। आइन खुद इस बात की गारंटी फराम करता है कि अवाम की दस्तरस हर किस्म की मालूमात पर हो। इसलिए अवाम को मुतमिन होना चाहिए कि आज हुकूमत मजबूत और महब वतन लोगों के हाथ में है। आज हुकूमत में ऐसे लोग हैं जो एक विजन रखते हैं और कमिटमेंट रखते हैं पाकिस्तान को एक माशी ताकत बनाने की। आज हमारी डिप्लोमेसी जो है वो इकनॉमिक डिप्लोमेसी हो चुकी है। हम दुनिया से अगर कुछ लेते हैं तो उनसे लेते ज़्यादा हैं, देते कम है। माजी में तो देने का रवाज था, लेने का रवाज नहीं था। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिहाज से पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब देखेंगे एक वक्त आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, जब पाकिस्तान इस खित्ते की एक बढ़ती हुई एक तेज़ रफ्तार माशी ताकत बन के आएगी और हम दुनिया के दूसरे ममालिक को भी सपोर्ट करेंगे। वो बहुत दूर वक्त नहीं है। अभी भी इन बुरे हालात में भी हमने अफगानिस्तान को 1.5 अरब रुपए की गंदम गिफ्ट किया है कि हमारा पड़ोसी मुसलमान मुल्क है। आज भारत जैसे मुल्क को हमने लगाम देकर बता दिया कि हम पाकिस्तान मजबूत हाथों में डिफेंस रखता है और हमारी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मेरा ख्याल है मुल्क में दहशतगर्दी में कमी आई है, मुल्क में करप्शन में कमी आई है, मुल्क में महंगाई थोड़ी सी बड़ी वो कम होना शुरू हो जाएगी। डॉलर इससे ऊपर नहीं जाएगा, अब नीचे आना शुरू होगा।
मुल्क की करेंसी मजबूत होना शुरू हो चुकी है। और अब चले सब कुछ ठीक है, पिक्चर बहुत ज़बरदस्त है और आगे की पिक्चर भी बड़ी आपको लग रहा है कि वाज़े और अच्छी है। बाबर डोगर साहब, ऐसे ही सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, घबराएं नहीं। सुमैया, अगर आप 2013 नवाज शरीफ साहब की तकरीर देखें तो जो रियाज फतेहाना साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, माशाल्लाह से बड़े मौजूद हैं, जो ये इकोनॉमी के हवाले से पीटीआई का कंसर्न बता रहे हैं कि जी पिछली गवर्नमेंट्स ने लूट लिया, ख़जाना खाली है। 2013 में नवाज शरीफ की डिट्टो यही तकरीर थी, इसमें फुल स्टॉप और कोमे का भी डिफरेंस नहीं था। 2008 में यूसुफ गिलानी की भी यही तकरीर थी। जब मुशर्रफ साहब ने मार्शल लगाया तो उस वक्त भी ख़जाना खाली था। 1997 में जब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त भी ख़जाना खाली था। ये हमेशा से हर गवर्नमेंट का यही प्रोटेक्ट रहा है कि जनाब जब हम आए थे लूट मार हो गई, करप्शन हो गई, पिछली कौम हुकूमत लूट के ले गई। ये कोई नई चीज़ नहीं है, पीटीआई वही पुरानी तकरीरें उठा के ये वही कर रहे हैं। असल इशू ये है कि चॉइस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इनकी बहुत पुअर है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब जो कंसेप्ट है वो इनका ठीक नहीं है। जहां पर जो बंदा होना चाहिए वो नहीं है। जो अगर आप फेडरल गवर्नमेंट में देख ले या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में देख ले, यही सारी चीज़ है। मिनिस्टर जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस इसी तरह से है, इसीलिए ये र्यूमर्स भी आती है कि फलाना मिनिस्टर चेंज हो रहा है। रियाज फतेहाना साहब कह रहे हैं पंजाब में गवर्नेंस ठीक है। पिछले 8 महीने में जितने तबादले पंजाब गवर्नमेंट ने कर दिए हैं, मेरा ख्याल है कि कभी हिस्ट्री में इतने तबादले नहीं हुए और अभी भी शायद पता नहीं सीएम इससे भी सेटिस्फाई है कि नहीं है। तो इशू गवर्नेंस का बिल्कुल है, पंजाब में भी है और फेडरल गवर्नमेंट में भी है। परफॉर्मेंस और डिलीवरी के भी इशू हैं, ये इनको ये मानना पड़ेगा। और चॉइस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है वो ठीक नहीं है। गलत बेतहाशा ऑफिसर्स ऐसे हैं जो एफबीआर के चेयरमैन हैं, उनको एफबीआर का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। इस तरह बेतहाशा डिपार्टमेंट्स के हेड ऐसे हैं जिन्होंने कभी वहां पर पहले काम ही नहीं किया। बेतहाशा ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो बिल्कुल नए हैं, पहले परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद इमरान खान साहब खुद उनको कोई गवर्नमेंट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। चीफ मिनिस्टर पंजाब पहली दफ़ा आए, पंजाब में बेतहाशा मिनिस्टर्स नए हैं, वफाक में नए हैं, तो ये चीज़ें तो हैं, इनको मानना पड़ेगा। ठीक है लगारी साहब, विल तो है, मसला कहाँ आ रहा है? आपको क्या लग रहा है? हुकूमत काम करना भी चाहती है, चीज़ों को बेहतर भी करना चाहती है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम के मसाइल बड़े हैं। एक तो ये कि ये सचमुच ऐसा है कि पाकिस्तान की इकनॉमी कमज़ोर है। पहले तो मैं रियाज फतेहाना साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्हें अच्छे कलमात कहे, मेरे लिए मैं उनकी दिल से एहतराम करता हूँ और वाकई एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर उनके लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है। लेकिन वो इतना दोस्तों का, अपने साथियों का और अपनी हुकूमत का इतना वज़न उठाने की कोशिश करें जितना वो उठा सकें। उनके ऊपर मसाइल बड़े हैं, उनका गार्बेज बड़ा है। फतेहाना साहब बहुत शरीफ आदमी है, बहुत नफीस आदमी है और जितना उन्होंने उठा रखा है हुकूमत ने बोझ, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए कि एक इन्होंने गवर्नेंस की तरह से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसों पर तवज्जो दी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के मौज़ूआत बड़े तफरी और तफन्नुन तबाह के लिए होते हैं और एक जैसे होते हैं। हाँ, एक जैसे आपने इंट्रो में कहा था कि एक जैसे होते हैं और अपोजिशन को जो है वो दबाव में तो जो भी रखते हैं सो रखते हैं, इदारे अपना काम करते हैं, लेकिन ये ओनरशिप ले लेते हैं उस दबाव की। अगर ना भी लेते ओनरशिप तब भी ठीक था, वो वहाँ कहीं से दबाव आता है। अच्छा, ये कोई वो था मोहतरम शहबाज शरीफ साहब की अहलिया को और साहबजादियों को नोटिस दिया गया जो उन्होंने वापस ले लिया। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने, उनके नोटिस वापस ले लिए, उनको कोई सवालनामा भिजवा दिया। लेकिन इधर आप खुद जानते हैं फतेहाना साहब की भी दोस्ती है, जरदारी साहब की बहन जो है वो हर जगह पेश हो रही हैं और उनको बार बार तलब किया जा रहा है। इसी तरह से अब बुला लिया गया है हिना रब्बानी खर साहिबा को। इसी तरह से वो, अच्छा अगर खवातीन के तौर पर उनका एहतराम है तो नैब ये भी कर सकती है। नैब के चेयरमैन कहते हैं जी ब्यूरोक्रेसी जो है वो आजादाना तौर पर काम करे, बेखौफ होकर काम करे। ब्यूरोक्रेसी जो है अब काम में हाथ डालते हुए डरती है और उसके भाव ताव बढ़ गए हैं। उनको पता है कि भी अगर कहीं पकड़े गए तो बहुत बड़ी जेल का सामना करना पड़ेगा। ठीक, हर काम पर पकड़े जाने का इम्कान है और इसीलिए वो काम करते नहीं है। और जब करते हैं तो बहुत बड़ी चीज पर हाथ रखते हैं ताकि फिर अगर पकड़े जाएं तो अफसोस ना हो, यार इतना माल ले लिया था, पकड़े गए हैं तो कोई बात नहीं है। चलें, ये सूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे हुई कल मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।